हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क शुरू करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर हम इस वीडियो में देखते हैं। कंटेंट्स ऑफ दिस सेशन, मेन पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस सेशन आर functions of constitution, why do we need constitution, the authority of constitution, mode of promulgation, substantive provisions of constitution, balanced institutional designs। इनके बारे में हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द हमारे दिमाग में आते ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, क्यों हमें इसको फॉलो करना चाहिए, हर कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस। व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर ए सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए क्या रोल प्ले करता है, मतलब क्यों चाहिए, सोसाइटी को क्या नीड है कि वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, हमारे डे टू डे लाइफ या फिर जो डेली लाइफ है उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है। ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, उसमें हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक रूल बुक बोल सकते हैं या फिर सेट ऑफ लॉज बोल सकते हैं। यदि प्रॉपर अपन डेफिनेशन पर जाते हैं तो ये इस तरह से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन सेट ऑफ लॉज, ये एक रिटन सेट होता है कानूनों का, कानून जिस पर बनते हैं, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो आधारभूत आपके सिद्धांत होते हैं उनका एक रिटन सेट है। टू डेवलप ए रिलेशनशिप, इस पर ध्यान देना है हमें, ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है, डेवलप करता है बिटवीन द, किसके बीच में, बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, किसके बीच में कर रहा है, द पीपल एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और जो पीपल हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है। विच कंप्राइजेज ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट, और ये स्टेट वेलफेयर के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स बनाता है कि भाई स्टेट को किस तरह से चलाना है और किस तरह से उसको रिमोटिंग करना है, ये सब ये काम करता है। अब हम फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society। अब ये क्या करता है कि ये पहला फंक्शन क्या है किसी भी संविधान का, ये प्रोवाइड बेसिक रूल देता है, किसी भी सोसाइटी के लिए बेसिक आधारभूत नियम तय करता है, और किसके बीच में न्यूनतम कोऑर्डिनेशन बिठाता है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन बिठाता है, जो मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, जो लोग रहते हैं उनके बीच में सामंजस्य बढ़ाता है, तालमेल बढ़ाता है। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को मान लीजिए, कास्ट को ले लीजिए, ग्रुप्स को ले लीजिए, रिच पुअर, ठीक है, जैसे आपके एज वाइज ले लीजिए, तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और हमें हर एक दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत भी होती है। तो ये जो हमारा संविधान है वो एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन को ऐसे रूल्स हमें देता है जिससे हम एक दूसरे के साथ में व्यभिचार नहीं कर सकते, उनके साथ में कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, उनको मार पीट नहीं सकते। तो एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स देता है कि भाई ये रूल्स तय करता है कि हमें एक दूसरे के साथ में तालमेल बिठाना है। ये इसका क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। तो द फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स देता है टू दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन, न्यूनतम जो तालमेल है, जो सामंजस्य बिठाता है अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के सदस्य हैं, जो पूरा सोसाइटी इन द सेंस पूरी हमारा जो स्टेट मान सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट मीन्स कंट्री होता है, तो जो भी हम कंट्री में, यूनाइट कंट्री, टेरिटरियल कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को तय करता है। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड फंक्शन of a constitution is to specify who has the power to make decision in a society। अब हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमने कह दिया कि भाई हम तो डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, तो अब इस लोकतंत्र में जो हमारे नियम तय करेगी, जनता नियम बनाएगी। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, रूल बाय द पीपल। तो पीपल का मतलब ये है कि भाई जनता रूल बनाएगी, तो फिर उसको फॉलो कौन करेगा,
ठीक है। तो अब ये सेकंड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। जो हमारी सोसाइटी में निर्णय लिए जाएंगे वो पावर किसके पास रहेगी, ये तय कौन करेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम तय नहीं कर सकते, हम किसके द्वारा तय करेंगे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिनको हम वोटिंग राइट से हम चुनकर भेजते हैं, वो ये डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो जनता की फीलिंग से जुड़े हुए होते हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन आता है कितने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए एक कंट्री में, ठीक है। तो ये भी तय कौन करेगा, ये भी तय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। तो इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होगी, गवर्नमेंट को निर्देशन देता है गवर्नमेंट को वो किस तरह से काम करेगी। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड, टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। अब ये लिमिट्स भी तय करता है। अब जैसे डिसीजंस तो सरकार ने तय कर, भाई सरकार बनाएगी, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके द्वारा हमारे कानून बनाए जाएंगे, लेकिन क्या करता है लिमिट्स भी उनके ऊपर, भाई तानाशाही हो गए तो यदि जैसे चाइना जैसी सरकार हो, वन पार्टी सिस्टम हो, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे नियमों को तोड़ भी सकते हैं, और जो हमारे बेसिक नीड्स हैं उनको वो देखेंगे नहीं। तो इनके ऊपर लिमिट्स कौन लगाएगा, तो लिमिट्स लगाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज। जो भी गवर्नमेंट करेगी उनके ऊपर क्या करेगा, लिमिट तय करेगा, कुछ सीमाएं तय करेगा ऑन सिटीजन्स। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। अब ये लिमिट्स जो आधारभूत लिमिट्स होगी, जो फंडामेंटल, जो हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, उनके ऊपर ये गवर्नमेंट कभी भी उनको अत्याचार नहीं कर सकती या फिर उनको हटा नहीं सकती है, उनके ऊपर काम नहीं। तो हमेशा एक सोशल जस्टिस का जो रूल है उसके ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी। The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society। अब ये क्या है कि हमारे जो समाज में जितनी भी हमारे एस्पिरेशंस हैं, हमारी आशाएं हैं एक गवर्नमेंट को लेकर, हम कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहले उसके एजेंडा को देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करने वाली, गवर्नमेंट हमारी जो आशाएं हैं उसको पूरा करेगी या नहीं करेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द aspirations of a society and create conditions for a just society। कि सरकार, हमारे सरकार के जो लोक कल्याणकारी कार्य है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसके अनुसार काम करेगी सोसाइटी के लिए। और उसका काम ये सबसे प्रायोरिटी में क्या होगा, ये जो जनता के एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा करेगी। अब इससे पहले एक हम देख लेते हैं द ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की सत्ता क्या है, कि जैसे हम कोई भी बुक लाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी पब्लिकेशन क्या है, उसका ऑथर कौन है, जो भी हम देखते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जो हम बुक लेके आए हैं वो बहुत अच्छी है, बेस्ट सेलर है या नहीं है। इसी तरह कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ऑथोरिटी क्या होनी चाहिए, उसकी सत्ता क्या होनी चाहिए। When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to the document। अब हमें कोई भी संविधान, किसी भी कंट्री के संविधान की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डॉक्यूमेंट आता है कि भाई एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर बेसिक रूल्स लिखे हुए होंगे, वही वहाँ का क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, ये हमारे दिमाग में आता है। तो बस इतनी सी इसको ही हम सत्ता मान सकते हैं क्या, द ऑथोरिटी। ये तो ऑथोरिटी नहीं हो सकती। बट सम कंट्रीज, द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस, डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पर एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ पर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, भाई खूब सारे डॉक्यूमेंट है जिनको वो नाम देते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडिया में तो जैसे लिखा हुआ एक बुक है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन नाम देते हैं, जिसमें सारे हमारे बेसिक रूल्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स और जो ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सब दिए हुए हैं, सारे प्रोविजंस उसमें दिए हुए हैं। लेकिन जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है तो वहाँ पर ऐसा कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है जहाँ पर सब चीज़ें एक जगह कलेक्टिव फॉर्म में हमें मिले, तो फिर किसको कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे हम। So we can say that the constitution is the document or set of documents। अब हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या तो डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है।
दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन अबो। अब ये किस पर काम करेगा, जैसे हमने पहले उसके फीचर्स की बात की थी कि भाई कोऑर्डिनेशन सेट करेगा सोसाइटी के बीच में, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट्स बनाएगा, डिसीजन कौन लेगा ये तय करेगा, ये सब बातें उसमें लिखी हुई होगी, तो वो क्या कहलाएगा, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। द क्रूशियल क्वेश्चन इज़ हाउ इफ़ेक्टिव इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा, इफ़ेक्टिव कैसे होगा, प्रभावशाली कैसे होगा। व्हाट मेक्स इट इफ़ेक्टिव, कौन से तथ्य कौन से बातें उसको इफ़ेक्टिव बनाएगी। व्हाट इंश्योर्स दैट इट हैज़ ए रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, अब पीपल उसको क्यों फॉलो करेंगे, पीपल जो लाइव्स ऑफ पीपल है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है वो। मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, अब जो कोई भी संविधान, जिस कंट्री का भी संविधान बनता है तो वो उसके कई फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन मोड ऑफ प्रमलगेशन, ये है कि हमारा जो भी संविधान है वो प्रचलन में किस तरह से आया, उसको लोगों ने किस तरह से फॉलो किया। दिस रेफर्स टू हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, मतलब किस तरह से अस्तित्व में आया कोई भी संविधान, किसी भी देश का संविधान बनाया गया उसका अस्तित्व क्या है, वो क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, एंड हाउ मच ऑथोरिटी डिड दे हैव, अब ये ऑथोरिटी मतलब उसमें सत्ता कितनी है, उसको लोगों ने क्यों फॉलो करना शुरू किया। ऑल्दो इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज formally created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949। आप सबको पता है जो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया था किसके द्वारा, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। कब से लेकर कब तक, दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949। तो इस तरह से हमें ध्यान में आता है कि भाई इसको बनाने में कम से कम 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। It drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together। लेकिन ये खाली हम बात करें कि भाई ये 2.5 साल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हो गया, ये हम नहीं कह सकते। इसके साथ में बहुत लंबी हिस्ट्री जुड़ी हुई है किसकी, नेशनलिस्ट मूवमेंट, जितने भी हमारे राष्ट्रवादी मूवमेंट आंदोलन हुए थे उनकी, क्योंकि उन्होंने एक काम किया था, जितने भी हमारे इंडिया में डिफरेंट सोसाइटी के लोग रहते थे उनको एक करने का काम किया था। तो ये हम कहें कि भाई हमारा संविधान खाली इस पीरियड के बीच में बना था, तो ठीक है वो क्राफ्टेड हुआ था, लेकिन ये बनना कब शुरू हो गया था, जब हमारे ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जब से ये शुरू हुए थे तब से हम इसको मान सकते हैं। The final document reflected the broad national consensus at the time। अब जो भी फाइनल डॉक्यूमेंट हो किसको रिफ्लेक्ट करता है, आम जन सहमति को रिफ्लेक्ट करता है कि भाई उस पर जो पीपल है वो एग्री है या नहीं है। यदि उसको मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई बुक बना दी और उसको कोई फॉलो ही नहीं करेगा उस रूल बुक को, तो क्या वो ऑथोराइज्ड हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि भाई आम सहमति उस पर कितनी है, जन सहमति कितनी है, वो ज़रूरी है। Although the constitution itself was not subjected to referendum, the people adopted it as their own by abiding by its provisions। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी देश की कि भाई उस कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में रेफरेंडम नहीं होगा, अपने आप में एक जो दस्तावेज है, ऑथोराइज्ड दस्तावेज है, उसको नहीं मान सकते। उसके लिए हमें क्या, वहाँ की पीपल ने, वहाँ की जनता उसको एडॉप्ट करती है, ये उसके लिए महत्वपूर्ण है कि जनता उसको एडॉप्ट करती है और उसके प्रोविजंस को अपने ऊपर लागू करने के लिए प्रस्तावित करती है। समझ में आ रहा है ना कि जैसे जनता उसको सहमति नहीं देगी, उसमें एग्री नहीं होगी, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वो तो एक तरह का तानाशाह हो जाएगा कि किसी के ऊपर रूल्स थोपे जा रहे हैं और उनको फॉलो करना है। अगर जनता अपनी सहमति से किन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करती है तो इट मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है। सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक जो प्रावधान थे वो क्या क्या होने चाहिए। It is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reasons to go along with its provisions। अब किसी भी हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसका हॉलमार्क चेक करते हैं, उसी तरह जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हॉलमार्क क्या होगा, ये होगा कि ये
कुछ अपने जो प्रोविज़न्स है, अपने जो प्रावधान है उसके साथ चलने के लिए जितने भी सोसाइटी में लोग हैं उनको एक कारण देता है कि भाई आप ये इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको इसका लाभ ही होगा। ऐसा इसलिए जैसे मान लो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसको ये हमें एक सिक्योरिटी देते हैं कि हमारे अगेंस्ट कुछ जो जैसे हमारा लाइफ जैसे हमारा राइट टू लाइफ है तो उसके ऊपर कोई भी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उसको हटा नहीं सकता। तो हमें एक सिक्योरिटी मिली भी है कि एज ए इंडियन सिटीजन हमें कुछ राइट्स हैं जिनको कोई भी सरकार आए वो उनको हटा नहीं सकती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हॉलमार्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है कि ये अपने जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करने के लिए कुछ कारण देता है। No constitution by itself achieve perfect justice, but it has to convince people that it provide the framework for pursuing basic justice। अब कोई भी संविधान अपने आप में ये नहीं कह सकता कि भी परफेक्ट जस्टिस अचीव की जाती है, जो न्याय है वो मिलेगा, बट इट हैज़ टू कन्विंस, ये लोगों को कन्विंस करता है दैट इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, एक जो फ्रेमवर्क तैयार करता है बेसिक जस्टिस को प्राप्त करने के लिए, वो उनको देगा कि भाई हमने जो सोशल जस्टिस, बेसिक जस्टिस जो आपको मिलना चाहिए वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको मिलेगा। ये ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करके देता है। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, कि भाई संतुलित इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इसकी क्या क्या है, इसमें कौन कौन से अंग हैं जो काम करते हैं और किस तरह से करते हैं, बैलेंस्ड रूप में किस तरह से करते हैं। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जो भी वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अच्छी तरह से बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो सोसाइटी में बराबर बराबर बांटी हुई होती है, मतलब हर क्षेत्र में दी हुई होती है कि भाई जैसे स्टेट को भी मिलेगी और सेंट्रल को भी मिलेगी। तो इक्वल पावर पार्टिसिपेशन होता है, जिससे क्या है कोई एक सिंगल ग्रुप उसको सबवर्ट नहीं कर सकता, उसको दबा नहीं सकता। मतलब एक पावर, किसी के पास में जो पावर है वो एक रूप में नहीं रहेगी, बल्कि जो पावर है वो सब जगह बटी हुई रहेगी, जिससे क्या होगा कोई भी एक ग्रुप उसको सबवर्ट नहीं कर पाएगा। The Indian Constitution horizontally fragments power across different institutions like the legislature, executive and the judiciary, and even independent statutory bodies like the election commission। अब जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें भी जो हॉरिजेंटली फ्रेगमेंट, जो आधारभूत, जो धरातलीय फ्रेगमेंट्स पावर है वो बटी हुई है सभी जगह पर। कैसे, जैसे लेजिस्लेचर हमारी विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड द जुडिशरी न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में, और इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक कि जो स्वतंत्र निकाय है हमारा चुनाव आयोग, उसमें उसको भी पावर्स दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों जो तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें पावर बटी हुई है और ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और एक दूसरे को नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए जो ये इसको नाम दिया गया है जो बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, मतलब जो संविधान की जो शक्ति है वो जो यहाँ की जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस है, जैसे विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनमें बराबर रूप में बांटी गई है और एक दूसरे को क्या करती हैं, ये बैलेंस करते हैं। A constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedure as authoritative। अब क्या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट बैलेंस करता है, इक्वल बैलेंस रखता है किसके बीच में, सर्टेन वैल्यूज, जो अभी की जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं हमारे, नॉर्म्स हैं, नियम हैं, प्रोसीड्यूर जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें एज ए ऑथोरिटेटिव मतलब आधिकारिक रूप से, एंड एट द सेम टाइम अलाउ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी, और उसी टाइम में इनफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन भी देता है, ऑन इट्स ऑपरेशंस टू अडॉप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेज, मतलब जो हमारे सर्कमस्टांसेज हैं, टाइम की नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता होनी चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। अब सबसे बड़ी बात है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता
जाता है, जीवित दस्तावेज कहा जाता है। जीवित इन द सेंस ये नहीं कि वो ऑक्सीजन ले रहा है, इन द सेंस कि भाई जो हमारा संविधान है वो फ्लेक्सिबल है, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल इन द सेंस रिजिड भी है, तो उसमें कुछ हम फ्लेक्सिबल भी है, दोनों ही बातें इसमें हम रखते हैं कि भाई हम हमारे संविधान के जो प्रोविजंस है उसमें बदलाव कर सकते हैं बाय स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजंस एंड द लिमिट्स ऑन सच चेंजेज। अब ये पॉसिबिलिटी टू चेंज प्रोविजंस मतलब हम हमारे समय के अनुसार या फिर जैसे अभी परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार उसमें प्रोविजंस के प्रावधानों के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं और उनके ऊपर कुछ लिमिट्स भी लगा सकते हैं। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।